रोहित की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। शादी के 2-3 महीने बाद तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक रोज घर में कलेश मच जाता है। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? सोने दो ना। क्या हो गया ऐसा? अपनी बेबी को तो तू जानता ही है। जब से पूजा आई है, इसके तेवर तो बदले हुए लग रहे हैं। अरे अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप उस पर राशन पानी लेकर बरस पड़ी हैं, वह भी सुबह सुबह? मैंने क्या कर दिया माँ जी, जो आप मुझे सुना रही हैं? तुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता? कितनी बार कहा है कि समय से उठ जाया कर। जब पूजा नहीं थी तो तू बिना बोले ही उठ जाया करती थी। माँ जी, आप भी जानती हैं मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, और कल रात में मैं पूजा को कहकर सोई थी कि कल मैं देर से उठूंगी। जब से पूजा घर आई थी, सरला अपनी छोटी बहू को ज्यादा ही सपोर्ट कर रही थी, और बड़ी बहू जिसने 2 साल से अपनी सास की सेवा में जॉइंट फैमिली में रहकर इतना मान सम्मान और इज्जत की थी, आज वही सास अपनी छोटी बहू के आने पर उसे बिल्कुल भूल गई थी। माँ जी, काफी समय से देख रही हूँ, जब से पूजा आई है आप मुझे हर बात पर सुनाती हैं और पूजा को कुछ भी नहीं कहती। अरे तू पूजा के बारे में क्यों कुछ कह रही है? उसने आज तक तेरा काम नहीं किया हो या तेरी कोई बात नहीं मानी हो, तब उस पर इल्जाम लगा। मुझे पता है देवर जी, आपके तेवर भी बदल गए हैं आपकी पत्नी के आने के बाद। खैर, मेरा किया तो सब भूल ही गए। काजल को बहुत दुख होता है कि उसकी सास इतनी जल्दी बदल गई है। वह काम करने में लग जाती है। अब कुछ समय बाद सरला के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही थी? तेरी आवाज सुन के तो मैं दौड़ी चली आई। अरे तू जानती है जॉइंट फैमिली में रहना कितना मुश्किल है। अब मेरी छोटी बहू को देख ले, बेचारी उठकर कितना काम करती है, लेकिन जब से वो आई है ना जाने मेरी बड़ी बहू को क्या हो गया है। हर वक्त कलेश करती रहती है। अरे जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ तो बर्तन छिनकेंगे ही ना। अपनी माँ और पड़ोसन की बातें रोहित सुन लेता है। रोहित को यह सब सुनकर बुरा लग रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके घर में कितना जोर कर रखा है, लेकिन पूजा के आने के बाद उसकी पत्नी के घर में थोड़ी सी भी इज्जत नहीं मिल रही थी। माँ, आप काजल के बारे में गलत कह रही हैं। उसने अब तक हमारे परिवार को जोड़ कर रखा है। हमेशा हमारे सुख दुख में साथ खड़ी रही है वो, फिर भी आप काजल को सुना रही हैं। अब इसे देख ले तू विमला, जोरू का गुलाम हो गया है, अपनी पत्नी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनता। अरे बेटा, सब मिलजुल कर क्यों नहीं रहते हो? अगर मिलजुल के नहीं रहना है तो सब अलग हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं। इस घर को मैं अलग तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। काजल तो परेशान थी, साथ में रोहित भी अपने जॉइंट फैमिली वाले परिवार से परेशान होने लगा था। काजल पूरा दिन काम करती और अपनी सास सरला के ताने सुनती। वहीं दूसरी तरफ पूजा आराम से रह रही थी। माँ जी, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दीदी खाना बनाने लगी हैं और बाकी का काम कुछ करना होगा तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं बहू, जब काजल कर ही लेती है फुर्ती में, तो तुझे किचन में जाने की क्या ही जरूरत है। हाँ माँ जी, ये भी आप ठीक कह रही हैं। मुझे थोड़ा धीरे काम करना चाहिए। दीदी में तो कितनी फुर्ती है, ऐसा लगता है कि मिनटों में काम हो गया हो। ये सब काजल सुन रही होती है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या, वो अपने कामों में लगी होती है। एक रोज काजल की तबीयत बुरे तरीके से खराब होती है, उससे उठा तक नहीं जा रहा था। तभी सुबह सरला चिल्ला कर अपनी बहू से कहती है, अरे अब तक तुझसे उठा नहीं गया, कब से सो रही है? माँ, चिल्ला क्यों रही हो आप? आप जानती हो काजल की तबीयत खराब है, फिर भी आप चिल्ला रही हो। अरे हमारी तबीयत खराब नहीं हुई क्या? फिर भी हम काम करते रहते हैं। माँ, लेकिन आज काजल की तबीयत ज्यादा ही खराब है। मुझे कुछ भी नहीं पता। घर का काम, खाना बनाना, ये सब तो उसे ही करना होगा, क्योंकि छोटी बहू को ये सब नहीं आता। अगर उससे कोई काम नहीं हो रहा है तो आज के लिए आप काम कर लीजिए। आज काजल कोई भी काम नहीं करेगी, यह मैं कह रहा हूँ, ना कि काजल। रोहित और सरला में खूब कलेशबाजी होती है। अब घर में लड़ाई झगड़ा देखकर काजल जैसे तैसे बिस्तर से उठ काम करने लगती है। रोहित काजल को काम करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तुम्हें कहा था ना कि काम मत करो, लेकिन तुम भी कहाँ सुनती हो मेरी। माँ की बात पर सुनती रहोगी तो ऐसा ही रहेगा तुम्हें। मैं फिर सपोर्ट नहीं करने वाला तुम्हें कभी भी।
क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो है ना? हाथ लगाने की जरूरत नहीं है काजल को। अगर तुम्हें काजल की इतनी ही फिक्र होती तो सुबह तुम घर का सारा काम कर चुकी होती। भैया जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो दीदी का ख्याल रखती हूँ और मुझसे जितना काम होता है मैं उतना काम घर का करती ही हूँ। काजल तुम ठीक तो हो ना? चलो कमरे में चलकर आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, काजल को घर का काम करना ही होगा। आपको जो करना है कर लो, हमें अलग करना है तो कर लो। अब आप लोग अकेले रह सकते हो और हम लोग अकेले। ठीक है, तो आज घर में खाना तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तुम दोनों काफी समय से अपनी मनमानी कर रहे हो। ये मनमानी अगर यूं ही चलती रही ना तो मुझे मजबूरन तुम दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। माँ, आपको जो सही लगे आप वो करो। मैं तो आपको पहले भी कहा था। सरला अब अपनी बड़ी बहू से ठीक से बात नहीं करती थी। अपने बेटे रोहित से भी वह बात नहीं कर रही थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक रोज रोहित अपनी माँ से कुछ पैसे उधार मांगता है तो अपने बेटे रोहित को वह पैसे देने से मना कर देती है। लेकिन माँ, आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे सकती हैं? आपने अभी तो सुबह सुबह अमित को 2000 रुपए दिए हैं। तेरे लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना तू और ना ही तेरी बीबी। तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। माँ, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? यही ना कि आप मुझे और काजल को परेशान कर रही हैं, बल्कि अपने छोटे बहू और बेटे को खुश रख रही हैं। ठीक है, तो फिर आज फैसला कर लीजिए कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं और हमें अलग कर दीजिए। यही मैं काफी समय से सोच रही हूँ और तूने तो मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी है बोलकर। यह सब तेरी वजह से हो रहा है अमित, और तू इन सब का जिम्मेदार है। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार तो तेरी पत्नी और तू भी है। इस घर को तोड़ने में इतना अच्छा भला जॉइंट फैमिली था हमारा पूरे मोहल्ले में, लेकिन तेरी पत्नी ने सभी को अलग करवाने का जब फैसला ले ही लिया है तो ठीक है। माँ जी, मैंने तो कभी नहीं कहा कि हम अलग रहना चाहते हैं, बल्कि आप ये सुनकर ये कह रही हैं कि आपके दिल की इच्छा पूरी हो गई हो तो आपने पहले से मन बना कर रखा होगा ना। क्या आप अलग होना चाहती हैं? अब तू मुझसे जुबान भी लगाएगी? अब सरला अपने दोनों बेटों को अलग कर देती है क्योंकि रोहित पहले ही जॉइंट फैमिली को लेकर परेशान था। माँ जी ने आखिरकार हमें अलग कर ही दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले भी खुश थे और अब भी खुश हैं। मैंने माँ से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। अब अगर उन्हें अमित का साथ ही देना है तो फिर कोई बात नहीं, वो अमित के साथ ही खुश रहें। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि माँ जी हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तुमने हमेशा परिवार को इतने सालों से जोड़ के रखा है, लेकिन अमित की पत्नी के आने के बाद पूरा घर बिखर गया। लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। काजल और रोहित अब खुशी खुशी रहने लगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरला अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपनी छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी थी, जिस वजह से वह अपनी बड़ी बहू की कभी कभार तारीफ कर दिया करती थी। स्वाति एक बहुत ही संस्कारी और सुंदर लड़की थी जो अपने पति अर्जुन के साथ दिल्ली में रहा करती थी। उसके ससुराल में उसकी सास मीनाक्षी देवी और ननंद रेवा, जो कि अपने ससुराल से ज्यादा मायके में रहती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन जब सब लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तब रेवा फोन चलाते चलाते खाना खाती है और वो अपने भाई से बोलती है, भैया ये कैसे बेलूड़ी भाभी लाए हैं आप, जिसे खाना तक बनाना नहीं आता। क्या बहना, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या अच्छा लगेगा भैया, दाल में ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में डुबा डुबा कर खा रही हूँ रोटी। अरे बिटिया, जब पानी में डुबो डुबो कर खाएगी तो यही लगेगा ना। फोन के चक्कर में दाल की जगह पानी में रोटी डुबोई जा रही है। माँ, ये आजकल का फैशन है, खाते हुए फोन चलाना। ओके। अरे तुझे फैशन के अलावा कुछ तो आता नहीं। आई बड़ी बहू को कहने वाली, सारा दिन काम करती रहती है अकेले और तू खटिया तोड़ती रहती है पसर के। माँ जी, ऐसा मत कहिए दीदी को। दीदी हर काम में मेरी बहुत मदद करती है। अरे बहू तू रहने दे, ज्यादा अपनी ननद का पक्ष मत ले। हाँ हाँ, सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ, बाकी सब तो अच्छे हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और रेवा स्वाति से कहती है, भाभी मेरा ब्लाउज कहाँ है जो आपको दिया था सिलने के लिए? हाँ जी दीदी, अभी लेकर आई। स्वाति ब्लाउज लेने जाती है, लेकिन उस ब्लाउज को
पहले ही चूहे ने पीछे से काट दिया था। स्वाति इस बात से बिल्कुल अनजान होती है और वो ब्लाउज लाकर अपनी ननद को दे देती है। रेवा वो ब्लाउज पहनकर एक शादी में जाती है जहाँ सभी लोग उसका खूब मजाक बनाते हैं और उसकी एक दोस्त उससे कहती है, हाँ रेवा, तेरे पास कपड़े नहीं थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस तरह के फटे हुए कपड़े पहनकर क्यों आई? यार ये सब मेरी भाभी का किया धरा है। मेरी बेइज्जती करवाने के लिए उन्होंने ये सब किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कैसी है यार तेरी भाभी? तेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया उनको? जरा टाइट करके रखा कर अपनी भाभी को। तू सही कह रही है। शायद मेरी प्यारी भाभी ना अपनी औकात भूल गई है और अब उन्हें पता चलेगा कि रेवा की बेइज्जती करवाने का मतलब क्या होता है। रेवा वहाँ से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है। उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बिटिया क्या हुआ, क्यों रोए जा रही है? माँ देखो ना आपके प्यारे बहू ने क्या किया। आज पार्टी में सबके सामने उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। माँ अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? और चुप हो जा, आराम से बता क्या बात है। ये देखो माँ, इनको बोला था कि मेरा ब्लाउज अच्छे से सिलना, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे फटा हुआ ब्लाउज दिया और मैं इसे पहनकर पार्टी में चली गई जहाँ सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। स्वाति, अरे ओ स्वाति, अरे नास पीटी बेलुड़ी, जल्दी आ इधर। क्या बात है माँ जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? और दीदी आपको क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं? अरे मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है तेरी वजह से। तूने इसे फटा हुआ ब्लाउज दिया और बताया तक नहीं। हे भगवान माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं फाड़ा। मैं दीदी के साथ भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं सच कह रही हूँ। तो क्या ये जानबूझकर खुद फाड़ेगी क्या? माँ जी मुझे लगता है शायद चूहे ने कुतर दिया है इसे। देखा माँ, अब खुद को बचाने के लिए चूहों के बहाने बना रही है ये। स्वाति उदास होकर किचन में जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रेवा आए दिन स्वाति के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करती ही रहती है। इतने में भी जब उसका मन नहीं भरता तो एक दिन वो अपनी भाभी के नाम से फेसबुक पर एक आईडी बनाती है और अपनी भाभी की ही फोटो भी लगा देती है और एक रोहन नाम के लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है, वो भी स्वाति बनकर, और उसे झूठे प्रेम के जाल में फांस लेती है। साथ ही उसे मिलने के लिए अपने घर भी बुलाती है। रोहन उसके घर आता है और स्वाति को आवाज लगाता है, स्वाति मेरी जान कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अरे कौन हो भाई तुम, और स्वाति को क्यों आवाज लगा रहे हो? ओ माँ जी नमस्ते, स्वाति है, मैं उसका दोस्त हूँ, आप जरा उसको बुला सकते हैं? स्वाति, अरे ओ स्वाति, देख तेरा कौन सा दोस्त आया है। जी माँ जी बोलिए। अरे ये कह रहा है कि तुम इसकी दोस्त हो। नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती इनको। कौन है आप? क्या बात कर रही हो, भूल गई क्या? रात भर बात करती थी और फेसबुक पे प्यार का इजहार किया था तुमने। आपको कोई गलती हुई है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, ये मेरा ससुराल है। आपको शर्म नहीं आती किसी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तभी वहाँ अर्जुन और रेवा आ जाते हैं। रोहन उनको सारी बात बताता है और स्वाति की फेसबुक चैटिंग भी दिखाता है। ये सब देखने के बाद अर्जुन गुस्से में स्वाति को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ऐसा किया तुमने? मेरा यकीन कीजिए अर्जुन जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती इस लड़के को। ये कौन है, कहाँ से आया है, मुझे कैसे जानता है, मुझे नहीं पता। अरे नास पीटी करमजली, एक नंबर की चरित्रहीन औरत है तू। शादीशुदा होने के बाद भी एक पराये मर्द के ऊपर नजर रखती है। सभी लोग स्वाति को बहुत खरा खोटा सुनाते हैं और अर्जुन रोहन से माफी मांगकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। स्वाति वहाँ से वापस किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद रेवा स्वाति के कमरे में छुप कर जाती है और उसका फोन ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ स्वाति आती है और छुपकर रेवा पर नजर रखती है।
रेवा खुद से अकेले में ही बात करने लगती है। इस बार तो ये स्वाति की बच्ची बच गई, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? मेरे घर वाले हैं ही इतने सीधे, किसी भी बात को इजीली हैंडल कर लेते हैं। अरे नकली आईडी बनाकर इसे फंसाना चाहा, फिर भी ये बच गई। स्वाति रेवा का वीडियो बना लेती है। और ये रोहन का बच्चा साला एक नंबर का फट्टू निकला, किसी काम नहीं आया मेरे। अगली बार मैं इस स्वाति को घर से निकलवाने के लिए कोई बड़ा सा प्लान बनाऊंगी। वाह दीदी वाह, क्या खेल खेला है आपने। मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी, और आपने क्या किया? आपने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माफी मांग भी कौन रहा है आपसे? तभी वहाँ अर्जुन और स्वाति की सास आ जाती है और रेवा को जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से बोलती है, अरे शर्म बेज खाई है क्या तूने, जो अपनी भाभी के साथ इतना बुरा किया तूने? वो तो रोहन एक शरीफ लड़का था, अगर गलती से भी वो एक गुंडा या मवाली होता तो तुझे पता है तेरी भाभी के साथ क्या होता? और इन्होंने जो मेरे साथ किया वो सब कुछ भूल गई माँ आप? मेरी बेइज्जती का क्या? आपको अपनी बहू की अच्छाई ही दिखती है बस। मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, अपने ससुराल जा। सास और ससुर की सेवा करेगी तब अकल आएगी तुझे कि ससुराल क्या होता है, परिवार क्या होता है। हाँ तो मुझे भी नहीं रहना इस घर में, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। रेवा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रेवा अपना सामान पैक करके अपने ससुराल चली जाती है और लंबे समय तक वहीं रहती है। अपने परिवार के साथ रहने से उसे दोनों परिवारों की अहमियत समझ आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रेवा का बर्ताव अपनी भाभी के प्रति बिल्कुल बदल जाता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। रज्जो एक नौकरानी थी, लेकिन रज्जो का वजन बहुत ज्यादा था। वो अपने मोटापे की वजह से काम धीरे धीरे करती थी। एक दिन रज्जो अपनी मालकिन मेघना के घर में झाड़ू लगा रही थी। रज्जो के मोटापे की वजह से धीरे धीरे वो झाड़ू लगा रही थी कि तभी मेघना उसके पास जाकर उससे कहती है, अरे मोटल्ली, इतनी धीरे धीरे काम करेगी तो काम खत्म कब करेगी? इतनी देर में तो घर के मेहमान भी आ जाएंगे और तुम्हारा काम खत्म ही नहीं होगा। अरे मेम साहब, मैं कर तो रही है ना, कितना करेगी मैं, और आप मेरे को मत सिखाओ, मैं कर लेगी काम समय पर। ठीक है, ठीक तो कर अपना काम, और सुन, खाने के बाद कुछ मीठा भी बना लेना। मेघना रज्जो को काम समझाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर रज्जो भी काम खत्म करके रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद मेघना के घर मेघना की बहन विमला और उसके पति और बच्चे मेघना के घर आते हैं और सभी लोग कमरे में बैठे होते हैं। तभी रज्जो कमरे में जाती है और मेघना से पूछती है, मेम साहब, मेहमानों के लिए क्या लेकर आऊं, ठंडा या गरम? एक काम करो, तुम सबके लिए ठंडा लेकर आ जाओ। ठीक है मेम साहब, मैं अभी सबके लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। रज्जो फ्रिज से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालती है और लेकर मेहमानों के पास आती है। अगले दिन सुबह रज्जो रसोई में काम कर रही थी कि तभी रज्जो की मालकिन वहाँ आती है। मेघना ने एक बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत सुंदर गहने भी। रज्जो अपनी मालकिन को देखकर कहती है, अरे मेम साहब, क्या साड़ी पहनी हो आप, इतनी सुंदर, ये तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ, पूरे 25,000 की साड़ी है ये। पिंटू के पापा मेरे लिए लेकर आए थे बर्थडे पे। देखना मेम साहब, मैं भी लेगी एक दिन इतनी महंगी साड़ी, तब मैं भी आपकी तरह ही खूबसूरत लगेगी देखने में। तुझे पता भी है कितनी महंगी है ये? तेरे बजट से भी बाहर है ये। रज्जो, ऐसी साड़ी तो कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगी। इतना कहकर मेघना वहाँ से इतराती हुई चली जाती है। रज्जो को मेघना की बात का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रज्जो अपनी मालकिन से पगार मांगने जाती है और मेघना के पास जाकर उससे कहती है, मेम साहब, मुझे मेरा पगार चाहिए था और मैं कल काम पर भी नहीं आएगी। अभी कौन सी पगार चाहिए? अभी तेरा महीना लगा कहाँ है? काम तुझसे समय पर होता नहीं है और खा खा कर मोटी होती जा रही है, और पगार तुझे समय से पहले चाहिए। मेम साहब, तो मैं कौन सा छोड़ के चली जाएगी? बिना पैसे का काम मैं नहीं करेगी, कोई और नौकरानी ढूंढ लो। अरे अरे रज्जो, तू तो गुस्सा हो गई। मैं कब मना कर रही हूँ पगार देने से? मैंने तो कहा बस कुछ दिन में देती हूँ, पर ठीक है, मैं तुझे अभी तेरी पगार देती हूँ, रुक। मेघना उठकर अपने कमरे में आती है और अपने लॉकर में से पैसे निकालते हुए अपने मन में कहती है, आजकल एक तो नौकरानी जल्दी से मिलती नहीं है और जो है उसके भाव कम नहीं होते।
मजबूरी है, कोई दूसरी मिलेगी नहीं, बस इसीलिए रज्जो तुझे पैसे दे रही हूँ। नहीं तो मेघना के हाथ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। मेघना पैसे लेकर आती है और रज्जो को देती है। रज्जो पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। रज्जो अपनी एक दोस्त कांता से मिलती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, और दीदी कैसा चल रहा है काम धंधा? मैं तो अब भी वही काम कर रही है जहाँ पहले करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ काम छोड़ देगी। मालकिन पगार को लेके बहुत किचकिच करती है। मैं भी अब ये काम छोड़ना चाहती है। मुझे भी अब अपनी मालकिन की तरह अमीर बनना है। रज्जो, तुझे पता है एक लॉटरी है जिसको भरने से अगर उस लॉटरी में नाम निकल जाए तो वो रातों रात अमीर बन जाता है। क्या बात है, मुझे भी ये लॉटरी भरनी है फिर तो। कांता की बात मानकर रज्जो लॉटरी में पैसे लगाती है और अपनी लॉटरी की पर्ची को हमेशा अपने पास रखती है। रज्जो हमेशा की तरह मेघना के यहाँ काम कर रही थी। कुछ देर बाद रज्जो अपनी मालकिन के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। रज्जो अपनी मालकिन को चाय देती है कि तभी टेबल पर रखे अखबार की तरफ उसकी नजर जाती है जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। रज्जो चुपचाप उस अखबार को उठाती है और रसोई में लेकर जाती है। उस नंबर को देखकर रज्जो अपने ब्लाउज में से लॉटरी की पर्ची निकालती है और दोनों नंबरों को मिलाना शुरू करती है। दोनों नंबर सेम थे। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रसोई में ही तेज तेज चिल्लाने लगती है, हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मैं तो मरी जाऊं भगवान, मेरी लॉटरी लग गई। अब तो मैं भी अमीर हो गई। रज्जो की तेज तेज आवाज सुनकर मेघना उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे क्या हो गया? दिन में कोई सपना देख लिया क्या जो इतना चिल्ला रही है? सपना तो देखी थी मैं मेम साहब, अब तो सपना पूरा हो गया है। अब मैं भी मालकिन हो गई है। अब से कल से मैं काम पे नहीं आएगी। अब मैं मालकिन जो बन गई है। तेरी कौन सी लॉटरी लग गई ऐसे जो तू मालकिन बन गई? मेम साहब, मेरी लॉटरी तो लग गई है। ऐसे ही समय बीतता है। रज्जो एक बहुत बड़ा बंगला लेती है, वो भी अपनी मालकिन के घर के सामने। वो अपनी मालकिन की तरह बहुत महंगी महंगी साड़ी और गहने लेती है और अपनी मालकिन की तरह ही तैयार होकर रहने लगती है। एक दिन रज्जो पर्स टांग कर और लाल कलर की महंगी साड़ी पहनकर मार्केट जा रही थी कि तभी उसे उसकी पड़ोसन विमला उसे देखकर कहती है, अरे रज्जू, तू तो अब अमीर हो गई और अब तो किसी चीज की कमी ही नहीं है तेरे पास। तो तू अब अपना मोटापा क्यों नहीं कम करती? दिन पर दिन तो तू और मोटी होती जा रही है। तू जिम ज्वाइन क्यों नहीं करती? तेरा मोटापा भी कम हो जाएगा इससे। हाँ विमला, अब मैं अमीर हो गई है। अब मैं कुछ भी कर सकती है। मैं जल्दी ही जिम ज्वाइन करेगी और पतली हो जाएगी। विमला की बात सुनकर रज्जो अगले दिन सुबह जिम जाने के लिए तैयार होती है। फिर एक सुंदर सी साड़ी और गहने पहनकर शीशे के सामने गाना गाते हुए कहती है, सजना है मुझे जिम जाने के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं। आज तो मैं अपनी सारी उलझी लटे सवार लेगी और जिम जाएगी। रज्जो तैयार होकर मटकती हुई जिम में जाती है। जिम में उसको देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन रज्जो को समझ नहीं आता कि सब क्यों हंस रहे हैं। और रज्जो जाकर अपने पेट के बल लेटकर पुशअप मारने लगती है और कहती है, 1 2 3 4। मैं नहीं कर पाएगी ये एक्सरसाइज, मेरा तो पेट ही फट जाएगा। पता नहीं मालकिन कैसे करती है। दूसरी तरफ रज्जो को ऐसे देखकर सब उस पर हंस रहे थे, तो लोगों को ऐसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये लोग मुझे ऐसे देख के हंस काहे को रहे हैं? मैं कोई गलती तो नहीं कर रही है ना? मैं अपनी मालकिन से पूछती है जाकर कि कैसे जिम करना होता है। रज्जो अपनी मालकिन मेघना के पास जाती है और उससे जिम कैसे होगा और लोग क्यों हंस रहे हैं पूछती है। और ये सब सुनकर मेघना कहती है, अमीर हो गई, लेकिन अंश तो तेरे अंदर अभी नौकरानी वाला ही है। जा पहले वो सीख, तब जिम जाइयो। रज्जो को अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और तभी उसके पास राधा आती है और कहती है, रज्जो, तुम मुझसे पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, मैं बताऊंगी तुम्हें। रज्जो उसको सभी चीजें बताती है। रज्जो की बात सुनकर राधा एक शॉप पर जाती है और उसे जिम की ड्रेस दिलाकर कहती है, ये लो रज्जो, आज से तुम्हारी ये जिम की ड्रेस है। इसे पहन के जाने पर तुम पर कोई नहीं हंसेगा। और हाँ रज्जो, आज से तुम जैसे हम बात करते हैं वैसे बात करना। ऐसे ही समय बीतता है और रज्जो अब अपना वजन भी कम कर लेती है। अब रज्जो दिखने में बहुत सुंदर लगने लगती है। एक दिन चंदा मांगने वाले मेघना के घर आते हैं। मेघना दरवाजे पर आती है और कुछ पैसे उन्हें देती है। कुछ देर बाद वही लोग रज्जो के पास जाते हैं और चंदा मांगते हैं। रज्जो एक मोटी गड्डी निकालती है और चंदा देती है। ये देखकर मेघना कहती है,
लगता है ज्यादा अमीरी आ गई है रज्जू तेरे पे। मैं चिंदी नहीं है आपकी तरह। अरे इतना पैसा है कि डोनेट करने में पीछे क्यों हटना। इस तरह मोटी नौकरानी एक अमीर मालकिन बन जाती है, वो भी बस एक लॉटरी की वजह से।